जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्लास 12th के हिस्ट्री, हिंदी में कहें तो आपके इतिहास के सब्जेक्ट लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री का आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर है, ये 29 मार्च 2023 को होने वाला है। ठीक है, तो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन को ऑलरेडी हम अच्छा बना रहे हैं और इस वीडियो में और भी अच्छा बनाने के लिए हम एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करने वाले। जी हाँ बच्चों, पूरा का पूरा पेपर आपको लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे, जिससे कि आपके हिस्ट्री के बोर्ड की तैयारी इस पेपर से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। बट एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस पेपर के सॉल्यूशन का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया हुआ। ठीक है, ये हमारे सैंपल पेपर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है उसको यहाँ पे आई बटन में हम लिंक दे देंगे, यहाँ से देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, वहां पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो को। देखिए, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं। आपको 4 सेट में से कोई एक सेट यहाँ पे कोड मिलेगा, यहाँ पे सीरीज कोई भी होगी। एग्जांपल के लिए हमने कुछ भी ले रखा है। ठीक है, पेपर में टोटल आपका एक मैप आने वाला है 5 नंबर का, और प्रश्न होंगे टोटल 34। पेपर का आपका जो कोड है वो 027 है। 3 घंटे का पेपर होगा और वेटेज होगी 80 मार्क्स। अब आप पेपर के पैटर्न को बड़े ध्यान से समझना, जिसे नहीं पता है, जिसे पता है वो आगे थोड़ा जा सकता है 2 मिनट तक। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, 5 खंड में पेपर डिवाइड होगा, ए बी सी डी और ई। प्रश्न होंगे टोटल 34, जिसमें से बच्चों सेक्शन नंबर ए जो रहेगा इसमें आएंगे आपके 1 से 21 के एमसीक्यू। ठीक है ना, तो 21 टोटल आएंगे आपके इसमें एमसीक्यू। खंड बी में 22 से 27 जो है आपके 3 नंबर के, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 में आपको चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपका खंड सी आ जाएगा बच्चों 28 से 30 दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें 8 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों में ही आपको चॉइस मिल जाएगी। फिर खंड डी आएगा 100 आधारित, ये 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। और खंड ई में जो है आपका एक मैप आ जाएगा बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो इस पेपर के सॉल्यूशन के पार्ट नंबर 1 में बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था आपका खंड ए और खंड बी, यानी कि 21 आपके एमसीक्यू हम पहले ही समझ चुके हैं, और साथ ही 3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 1 में समझा चुका हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे देंगे पार्ट 1 का, देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपके 8-8 नंबर का जो सेक्शन है, सेक्शन CCDE, यानी कि 8-8 नंबर के क्वेश्चन, स्रोत आधारित क्वेश्चन और मैप, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आज। ओके, एक बार जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख लेंगे। सेक्शन ए में आपके टोटल 1 से 21 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, सेक्शन बी में 3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में 8 नंबर के 3 क्वेश्चन। सेक्शन डी में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड, और सेक्शन ई में एक ही क्वेश्चन आएगा 34 का, 34 क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का मैथ। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ए हमारा शुरुआत हो गया था, जिसमें हमने आपको ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलान आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाई हुए थे। आई होप आपने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देंगे, यहाँ से देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेक्शन बी हमारा आया हुआ था। ठीक है, ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। मैं दिखा रहा हूँ जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर देखिएगा। ओके, चलिए सेक्शन नंबर सी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें 8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों में ही आपको एक एक चॉइस मिलने वाली। बहुत बढ़िया बात है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। 28 कहता है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण को स्पष्ट करते हुए मोहरों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में क्या धर्म रहा था। ठीक है ना, तो जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद है, वो कैसे पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई धर्म रहा भी होगा या नहीं, क्या ट्रेडिशन रही होगी, कोई रिलीजन रहा भी होगा या नहीं। ठीक है, साथ ही मोहरों पर जो हमें चित्र मिले हैं, इनके माध्यम से क्या स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म था या नहीं इसके मामले में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो एक छोटी सी भूमिका मैं आपको समझाता हूं। 1924 में 1924 में जॉन मार्शल, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, इनके द्वारा सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की गई, जिसे हम सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, अब जब घोषणा हुई तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे खुदाई वगैरह की बात तो चलेगी,
तो यहाँ पे खुदाई शुरू हुई, तो बहुत सारे इतिहासकार पहुंचे, बहुत सारे पुरातत्वविद यहाँ पे पहुंचे थे। तो आरंभिक पुरातत्वविद जो यहाँ पे उत्खनन के दौरान पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसी वस्तुएं पाई गई हैं जो कि वर्तमान में असामान्य है और जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं भी देखा होगा। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये वस्तुएं असामान्य है, अपरिचित है, तो हो सकता है ये धार्मिक महत्व की रही होंगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि मात देवियों की मूर्ति, जैसे कि इन पुरातत्वविदों को, इतिहासकार को आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्तियां मिली थी। ठीक है, जिसपे कुछ के शीश पर अच्छा सा मेकअप टाइप में किया गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी किताब में मूर्ति दी गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस तरीके से कि मेकअप टाइप में किया गया, जेवर वगैरह पहने हुए हैं, मुकुट टाइप में है और मेकअप टाइप में किया गया। तो इतिहासकारों को, पुरातत्वविद को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये सामान्य से अलग है, तो ये यहाँ की मात देवी रही होंगी, लोग इनकी पूजा करते होंगे। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा राइट होगा, मतलब कि इसीलिए इन्हें मात देवियों की संज्ञा दी गई है। साथ ही यहाँ पर जो पुरुष हुआ करते थे, उनकी भी बड़ी बड़ी दुर्लभ पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, यानी कि कुछ खास और अपरिचित सी मूर्तियां इन्हें मिली हैं। ठीक है, इतिहासकारों को, तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि ये यहाँ के पुरोहित राजा रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए ये आपकी वो मूर्ति है पुरोहित राजा वाली, इसको देख के इतिहासकार को ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पे ये पुरोहित रहे होंगे। ठीक है, और या फिर राजा टाइप में रहे होंगे, तो ये भी भगवान के रूप में ही देखे गए। ठीक है ना, धार्मिक रूप में ही देखा गया। साथ ही अनुष्ठानिक महत्व को यहाँ पे देखा गया, जैसे कि हमने जो भी बड़े बड़े विशाल स्नानागार देखे। ठीक है, तो इतिहासकार ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ये जो विशाल स्नानागार है, इनका उपयोग संभवतः एक बड़े अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। जब कोई बड़ा अनुष्ठान होता होगा तो लोग इसमें स्नान करके उस अनुष्ठान में भाग लेते होंगे। ठीक है, साथ ही साथ कालीबंगन से और लोथल से छोटी छोटी वेदियां मिली हैं, जो कि ये दर्शाती हैं कि यहाँ पे हवन वगैरह किए जाते होंगे। जब हवन किए जाते तो देवी देवता तो रहे ही होंगे, तो हो सकता है कि इन सभी के माध्यम से धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, अब इस संबंध में आपने मोहरों पर कैसे अपना ध्यान समझाना है वो देखिएगा। मोहरों के बारे में, तो मोहरें जो है बेसिकली उन पे जो हमें चित्र मिलते हैं, उनके आधार पे हम पता करते हैं कि यहाँ पे धर्म कैसे रहे होंगे। जैसे मोहरों पर हमें कुछ अनुष्ठान के दृश्य मिले, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि संभवतः यहाँ पे लोग जो है वो एक तो अकेले यानी कि पर्सनली या फिर एक समूह बनाकर अनुष्ठान करवाया करते हो। दूसरा, ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। कैसे, क्योंकि हमें मोहरों पर ना पेड़ पौधे कुछ उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं, तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जब मोहरों पर उत्कीर्ण किया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंस रही होगी, तो हो सकता है कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे। एग्जाम्पल के लिए एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये शिव का है, चलिए कोई नहीं, अभी दिखाएंगे आपको। फिर एक श्रृंगी की बात आती है। बेसिकली बहुत सारी मोहरें हड़प्पा सभ्यता से, चाहे वो हड़प्पा स्थल से मान लो, मोहनजोदड़ो से मान लो, राखीगढ़ी, कालीबंगन, सुतकागेंडोर, कहीं से भी कुछ मोहरें हमें ऐसी मिली हैं जिसमें ना केवल एक ही सींग वाला जानवर दिया गया है। अब इतने बड़े पैमाने पर हर जगह फैला हुआ है ये एक सिंह वाले जानवर का चित्र वाला मोहर, तो हो सकता है ये लोग एक श्रृंगी जानवर की पूजा भी करते होंगे। ठीक है, और सबसे आखिरी आद्य शिव की। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जिसे जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिसे हम आद्य शिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड़ पौधों और जानवरों से इन्हें घिरा हुआ दिखाया गया है, तो हो सकता है हिंदू धर्म के अनुसार ये जिस तरीके से तपस्या और ध्यान में लीन है, ये भगवान शिव का ही रूप है। ठीक है, तो इतिहासकार बोलते हैं हो सकता है कि यहाँ पे भगवान शिव की भी पूजा होती होगी। ठीक है, तो इन सभी से इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में धर्म तो रहा होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अथवा में क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अथवा में हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की अद्भुत विशेषताएं रही हैं। बिल्कुल ठीक है, कथन के संदर्भ में गृह स्थापत्य कला शैली तथा स्नानागार की विशेषताएं बताइए। यानी कि आपको सिंपल सा क्या बताना है, हड़प्पा सभ्यता में गृह स्थापत्य कला शैली कैसी थी और स्नानागार की क्या क्या विशेषताएं रही थी। आइए देखते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली, तो होता क्या था, आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जिसका उपयोग खाना पकाने और कटाई करने अन्य कार्य में होता था। ठीक है, घर कैसे बनाए जाते थे,
घरों में एक आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ कमरे का निर्माण होता था, और जो आंगन था बेसिकली इसका उपयोग या तो खाना बनाने के लिए, कटाई करने के लिए, अन्य कार्यों के लिए होता था। ठीक है, इन्होंने अपनी निजता को, प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई थी, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया था कि निचले कमरों में खिड़कियां ही नहीं रखी थी। ठीक है, और दरवाजा भी ऐसे बनाया हुआ था, जैसे आज के टाइम पे हम अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो सीधा आंगन हमें दिख जाता है, लेकिन उस समय दरवाजा जो थे वो इस तरीके से बनते थे कि आंगन नहीं, सामने एक छोटी सी दीवार होगी, ठीक है, वहां से आप जब थोड़ा लेफ्ट या राइट जाएंगे तब आपको आंगन दिखेगा। ठीक है ना, जैसे कि प्राइवेसी, निजता को ये सम्मान देते थे। ठीक है, तो खिड़कियां ना होना, आंगन का दरवाजे सीधा अवलोकन ना होना, ये प्राइवेसी को दर्शाता है। ठीक है, कई घर ऐसे थे जिसमें में कुएं मिले हैं, ठीक है, जो कि ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिसमें कोई बाहर से आ जा सकता था और उस कुएं का उपयोग राहगीरी कर सकते थे। कुछ घरों में दूसरे तल यानी कि छत तक जाने के लिए हमें कुछ सीढ़ियों के अवशेष मिले, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 मंजिल तक मकान या वगैरह बनाया भी गया होगा। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली है, और इस मामले में आप वो पॉइंट भी लिख सकते हैं कि नालियों और गलियों का जो निर्माण था वो एक खास पद्धति के अनुसार होता था, जिसे हम ग्रिड पद्धति बोलते थे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप इसमें चाहो तो लिख सकते हो। कंप्लीट। दूसरी विशेषता थी बच्चों स्नानागार की विशेषता। ठीक है, तो स्नानागार की विशेषता के बारे में आपको जब मैं चित्र दिखाऊंगा, ठीक है ना, चित्र, तब आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, स्नानागार की विशेषताओं के बारे में। ओके, ये तो आपका घर हो गया। ठीक है, ये दुर्ग हो जाता है। वैसे चित्र आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप ना एक बेसिक सा जो रियलिटी का एग्जांपल वो ध्यान में रखो, एक स्विमिंग पूल। ठीक है ना, एक स्विमिंग पूल। तो स्नानागार की विशेषताएं क्या है कि आंगन में बना एक ये आयताकार जलाशय होता था, जिसके चारों ओर एक गलियारे का निर्माण होता था। ठीक है, बहुत सारे घर ऐसे होते थे जिसमें आंगन में एक जलाशय बना हुआ होता था। ठीक है, और इस जलाशय के चारों ओर गलियारे होते थे जिससे आसानी से आया जा सकता था। जलाशय के तल तक, स्विमिंग पूल के तल तक जाने के लिए इसके नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे दो दो सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, जलाशय के किनारे ईंटों को जमा कर जिप्सम के गारे से इन ईंटों को जलबद्ध किया गया था, ताकि आसपास की जो भूमि है वो कीचड़ ना हो वहां पे। ठीक है, अब जलाशय के एक ओर तो था एंट्रेंस और 3 ओर बने हुए थे कक्ष। ठीक है, और कक्ष में एक बड़ा कुआं भी होता था। ठीक है, जलाशय जो होता था, ये जो विशाल स्नानागार होता था आंगन में, इससे जो पानी होता था वो एक बहुत बड़े नाले में बहा दिया जाता था, पानी छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उत्तर में इसके नॉर्थ पोल पर एक गली होती थी। ठीक है, गली के दूसरी ओर छोटी संरचना थी जिसमें छोटे छोटे 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4 4 स्नानागार होते थे, जैसे कि ये हमारा स्नानागार है। ठीक है, एक सेकेंड आपको ना नॉर्मली डिजाइन करके बताता हूँ। ये हमारा स्नानागार है। ठीक है, तो इसके चारों ओर, ठीक है, चारों की जगह यहाँ पे दोनों ओर यहाँ पे दे दिया गया है, तो दोनों ओर क्या होते थे, 4 4 स्नानागार ऑलरेडी बने होते थे। और जैसे बड़े स्नानागार की नालियां जो थी वो नाली से मिलती थी, इसी तरीके से इनकी नालियां भी मिलती थी। इसका जो स्नानागार है इसका उपयोग किया जाता होगा अनुष्ठानिक स्नान के लिए, जब कोई बड़ा अनुष्ठान किया जाता होगा तब संभवतः इसका उपयोग किया जाता होगा। ठीक है, तो ये है स्नानागार की विशेषताएं। ठीक है भाई, तो कंप्लीट एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली और स्नानागार की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? समझ में आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। एक्सप्लेनिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द सील्स, यानी कि मोहरों के बारे में। ठीक है, तो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वहां पे जाते हैं तो उन्हें जो भी अनयूजुअल या फिर अनफेमिलियर और जो भी उन्हें थिंग्स मिलती हैं वो उससे क्या बोलते हैं, ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस की नहीं होगी। जैसे कि उन्होंने एक जो मूर्ति मिली जिससे अच्छा खासा मेकअप वगैरह किया गया था, उससे संज्ञा दी थी बुद्धिस्ट की। ठीक है, एक रियल स्टोन मिला है, स्कल्पचर मिला है जिसे संज्ञा दी गई है प्रेस्ट किंग की। रिचुअल सिग्निफिकेंस एंड उसके बाद में, अच्छा ये तो आगे बात आ जाएगी। ठीक है, ये आगे आ जाएगी, बाकी ये पॉइंट नहीं है, कोई ई पॉइंट नहीं है, पॉइंट आपके ये है। ठीक है, अब जब कॉइन्स के संबंध में बात आएगी, पीसेस के संबंध में बात आएगी, तो वर्शिप ऑफ नेचर करते होंगे। ठीक है, प्रोबेबली यहाँ पे जो है रिचुअल सीन्स रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटो शिवा है इसके बारे में बात लिखी गई है, और अहॉन इसकी बात की गई। ठीक है, यानी कि एक श्रृंगी जो जानवर है इसकी बात की गई। ठीक है, कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मोहनजोदड़ो as an urban center of Harappan civilization has amazing features, that is right,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट राइट डाउन द क्या है आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द हाउस एंड फीचर्स ऑफ बाथरूम यानी कि स्विमिंग पूल। आइए देखते हैं। तो होम स्ट्रक्चर क्या था, होम स्ट्रक्चर कैसे किया जाता था, इस संबंध में आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है। एंड देन बाथरूम्स के क्या क्या फीचर्स हैं, इस संबंध में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। आप इस सभी पॉइंट को पढ़ सकते हैं। मेनली हम हिंदी मीडियम में समझाते तो आपको हिंदी मीडियम में दिखा दिया, मतलब समझा दिया, और इंग्लिश मीडियम में आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये आपकी थर्ड बुक से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका तथा राज्य और केंद्र शक्तिशाली हो, इस पर हुई बहसों के विभिन्न पक्षों के तर्कों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष में आपको समझाना है, ठीक है, और राज्य और केंद्र शक्तिशाली हो इसके पक्ष में आपको जो बहसें हुई हैं वो आपको समझाना है। तो आइए देखते हैं। संविधान सभा जब भारतीय संविधान बच्चों बन रहा था तो इस समय बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर बहुत बहस हुई। जैसे यहाँ पे आ जाती है पृथक निर्वाचिका, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आरक्षण को मामले में राज्य शक्तिशाली हो या फिर केंद्र शक्तिशाली हो, इसके मामले में हिंदी राजकीय भाषा हो या ना हो, ऐसे बहुत से मुद्दे थे। जब हमारा संविधान बन रहा था 2 साल 11 महीने 18 दिन के इस बीच में इन पे बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ, बहुत ज्यादा बहस हुई थी। लेकिन यही हमारे संविधान की बहुत ही बड़ी ताकत भी है। पहले बात करेंगे पृथक निर्वाचिका के पक्ष और विपक्ष की। तो पृथक निर्वाचिका के पक्ष में केवल एक व्यक्ति का व्याख्यान दिया गया है, वो है वीर बहादुर पोकर, ठीक है। वीर बहादुर पोकर बेसिकली मद्रास के संबंध में थे। तो मद्रास के वीर बहादुर पोकर ने कहा कि पूरे के पूरे भारत में अल्पसंख्यक हर जगह मौजूद हैं, उन्हें चाहकर भी भारत देश से हटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर हमें भारत का विकास करना है तो हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां पर अल्पसंख्यकों को बाकी लोगों के समान अधिकार दिए जाएं, ठीक है, उन्हें राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपना विकास कर सकें। जिसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है पृथक निर्वाचिका। ऐसा वीर बहादुर पोकर का मानना था कि पूरे भारत में अल्पसंख्यक हैं, हटा नहीं सकते हैं, और विकास करना है तो उन्हें भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए, इसलिए पृथक निर्वाचिका जरूरी है उनके लिए। लेकिन इसके विपक्ष में दो व्यक्तियों की मैं आपको बात बताता हूं। पृथक निर्वाचिका के विपक्षी सबसे पहले आए थे आरवी धुलेकर। आरवी धुलेकर ने कहा कि ये जो पृथक निर्वाचिका है बच्चों, मतलब कि जो संविधान में व्यक्ति हैं, ये एक अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों ने चाल चली, हमें जाते जाते हम तुम्हें तोड़ देंगे, कि हम एक ऐसी बीमारी फैला के जाएंगे पृथक निर्वाचिका की कि लोग इसके मामले में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और भारत में कभी शांति नहीं होगी। ये अंग्रेजों की चाल है, ठीक है। संरक्षण के नाम पे उन्होंने हमारे साथ खेल खेला है, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो, ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा आरवी धुलेकर ने कहा। फिर सरदार पटेल जी की बात आ जाती है, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, 565 रियासतों को एकीकरण करने वाले, ठीक है। सरदार पटेल जी ने ये कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो कि आज पूरी की पूरी राजनीति में समा चुका है, ठीक है। और ये एक ऐसी मांग है जिसने एक ऐसा समुदाय जो अल्पसंख्यक है और एक ऐसा समुदाय जो बहुसंख्यक है, इन दोनों को आपस में भिड़ा दिया है, दोनों को लड़ा दिया एक तरीके से। और ये रक्तपात का और विभाजन का कारण बनी, क्योंकि पृथक निर्वाचिका की वजह से ही कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कंट्री थी पाकिस्तान, वो बनी थी, ठीक है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत भी बात आ जाती है और इसकी भी बात आ जाती है। तो इसीलिए अगर देश में शांति चाहते हो तो इस पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दो, नहीं तो भारत कहीं ना कहीं टूट सकता है, ठीक है। तो पक्ष की बात आएगी पृथक निर्वाचिका की तो वीर बहादुर पोकर, और विपक्ष की बात आएगी तो आरवी धुलेकर और सरदार पटेल, ठीक है। अब बारी आती है अगले पॉइंट, सरकार और केंद्र शक्तिशाली हो, इस मामले में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो राज्य शक्तिशाली हो, इसके मामले में एक व्यक्ति का व्याख्यान है मद्रास के संतनम, ठीक है, कि राज्य जो है, स्टेट जो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। कैसे? संविधान सभा में एक जिद सी बन गई थी कि जितनी भी तमाम शक्तियां हैं वो केंद्र को दी जा रही हैं, ठीक है, जिससे केंद्र मजबूत हुआ, चलो ठीक है। लेकिन ये गलतफहमी है मद्रास के केस संतनम के अकॉर्डिंग कि सारी शक्तियां केंद्र को देकर केंद्र को मजबूत बनाना, ये गलतफहमी है। क्योंकि अगर केंद्र के पास में जरूरत से ज्यादा विषय होंगे तो पूरे देश के विकास पर वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक जो अधिकार है
वो केंद्र से लेकर राज्यों को देनी चाहिए और राज्यों को वित्तीय मामले में थोड़े अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि स्टेट लेवल पर वो लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं के लिए केंद्र के समक्ष हाथ नहीं फैलाएगा। ठीक है, ये मद्रास के केस सदनम का कहना था। क्या कहना था इनका? इनका कहना था जितनी शक्तियां तुमने केंद्र को दे दी हैं वो गलत है। क्यों भाई? क्योंकि इससे वो देश के सारी नीतियों पर अच्छे से अमल नहीं कर पाएंगे, विकास अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ज्यादा विषय होंगे इसलिए। तो इसीलिए कुछ शक्तियां राज्य को और दे दो, जिस मामले में राज्य को जो हाथ फैलाना पड़ता है बार बार केंद्र के सामने सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य फंड को लेके, सुविधाओं को लेकर, वो नहीं करना पड़ेगा और दोनों अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो राज्य के बारे में केस सदनम का व्याख्यान। अब आता है केंद्र के बारे में। तो केंद्र शक्तिशाली से इस मामले में दो व्यक्तियों के योगदान है, जिसमें सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी ने कहा कि हमें एक ऐसे केंद्र की जरूरत है जो कि देश में शांति स्थापित कर सके और राज्यों के बीच तालमेल बैठा सके। ठीक है, मतलब नेहरू जी ने यह कहा कि देखो, मैं केंद्र शक्तिशाली होने का पक्ष हूं। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमें ना एक ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसी केंद्र की जरूरत है जो पूरे देश में शांति स्थापित कर सके, जो विभिन्न राज्य हैं इनके बीच में तालमेल बैठा सके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है उसे उभार सके। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शक्तियां किसको मिलनी चाहिए? केंद्र को। अब केंद्र के पक्ष के मामले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमें एक ऐसे मजबूती केंद्र की आवश्यकता है जो 1935 के भारतीय प्रशासनिक सुधार अधिनियम का केंद्र था, उससे भी कहीं ज्यादा। देखो, जब 1935 में भारतीय प्रशासनिक सुधार अधिनियम आया था तो ऐसे में केंद्र जो था उसने अंग्रेजों की जड़ें तक हिला दी थी। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें एक ऐसा और मजबूत केंद्र चाहिए ताकि आने वाले टाइम पर कभी भी कोई हम पे शासन ना कर सके और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो भागीदारी है उसको और बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये था केंद्र शक्तिशाली, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का व्याख्यान। ठीक है भाई, तो अगर अब आपको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। क्या कमेंट में बताओ ये सब समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपके। ठीक है, नहीं दोनों को, अभी एक ही तो समझाया है। तो मतलब प्रत्येक निर्वाचिका के पक्ष में वीर बहादुर पुरकर, विपक्ष में आर्य धुलेकर और सरदार पटेल, एंड उसके बाद में राज्य के बारे में जब राज्य शक्तिशाली हो तो केस सदनम और केंद्र शक्तिशाली हो तो जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर जी। ठीक, ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पार्ट 2 के। ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है कि 1857 का जो विद्रोह था ये मेरठ छावनी से दिल्ली तक फैल गया। समझाइए कैसे? ठीक है, तो मेरठ छावनी से शुरू हुआ 1857 का विद्रोह, दिल्ली तक कैसे फैला, इस दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई, वो सभी हमें यहाँ पे समझानी है। तो आइए के करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है अथवा में 1857 का विद्रोह। बेसिकली 1857 का जो विद्रोह था इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। तो एमसीक्यू में आ सकता है कब शुरुआत हुई थी? 10 मई को। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि दिल्ली तक कब कब पहुंचा था तो 11 मई को अगले ही दिन पहुंच गया था। ठीक है, तो 10 मई को दोपहर को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में ना ये जो विद्रोह हुआ था इसमें भारतीय सैनिक जो थे वो पैदल थे। ठीक है, पैदल सैनिक थे। फिर धीरे धीरे करके इसमें घुड़सवार सैनिक शामिल होने लगे, फौजी सैनिक शामिल होने लगे, साथ ही साथ ये धीरे धीरे करके उसी दिन 10 मई के दिन ही पूरे शहर में फैल गया था ये पूरा का पूरा विद्रोह। ठीक है, सैन्य विद्रोह। शहर और आसपास के जो सिपाही थे वो भी इसमें जुड़ने लगे। अब हुआ क्या था इस विद्रोह के दौरान, गतिविधियां क्या क्या हुई थी वो सुनिए। तो सिपाही ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने देखा कि हमारे पास ना विद्रोह को बढ़ाने के लिए कुछ हथियार वगैरह नहीं है, तो अंग्रेजों के शस्त्रागार यानी कि यहाँ पे हथियार, गोला बारूद, बंदूक है, ये सब रखे जाते थे, तो उनको जाके पहले कब्जा के लूट लिया उनको। ठीक है, किसको? शस्त्रागार को। अब शस्त्रागार को जब लूटा तो फिर सीधा सीधा अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेज सिपाही थे उनको मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के बंगले, उनके साजो सामान, रिकॉर्ड, अदालतें, जेल, डाकखाने, सरकारी खजाने, इमारतें, इनको तहस नहस किया और जो इनके विद्रोह के काम में आने वाली चीजें थी इन सभी को लूट लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 10 मई का जब शाम का समय हुआ, अंधेरे के समय हुआ, तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज अभी हम पे नजर रख नहीं पाएंगे, तो एक बहुत ही बड़ा जत्था जो था ये घोड़ों पर सवार हो गए, क्योंकि घोड़े तेजी से चलेंगे, तो ये अगले ही दिन दिल्ली की तरफ पहुंचे और 11 मई को लाल किले पर पहुंच गए। ठीक है, और उस समय वहां के जो मुगल सम्राट थे 1857 के समय वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर ये नमाज पढ़ रहे थे, यानी कि रमजान का महीना था,
सरी खाकर उठे। तो उन्हें कहीं एक थोड़ी सी हल्की सी आहट हुई कि फाटक पर हल्ला सुनाई दिया। ठीक है, लाल किले के फाटक पर हल्ला सुनाई दिया और एक सिपाही ने आकर जानकारी दी कि हम सभी अंग्रेजी पुरुष को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिससे हम बेशक भारतीय हैं तो क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम धर्म हमारा नष्ट हो जाता, इसीलिए हमने विद्रोह कर दिया। अब हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारा तुम्हारा नेतृत्व करो। ठीक है, अभी तक बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व दिया नहीं है, अभी नेतृत्व दिया नहीं है। इसी बीच एक और जत्था दिल्ली के अमीर लोगों पर हमला करने लगा, उन्हें लूटने लगा। ठीक है, अब दिल्ली जो थी वो अंग्रेजों के नियंत्रण के बाहर जा चुकी थी। ठीक है, इन सिपाहियों की मांग क्या थी कि हमें बहादुर शाह जफर का आशीर्वाद चाहिए। पहले तो सिपाही कुछ आए, हमने ये कर दिया है, विद्रोह कर दिया है, अब जो है तुम हमारा नेतृत्व करो। बहादुर शाह जफर ने अभी दिया नहीं था, तो भाई अंग्रेजों जो सिपाही थे उन्होंने दिल्ली में बहुत तगड़ा हमला कर दिया। तो अब जाके बहादुर शाह जफर के पास जब कोई चारा नहीं बचा कि मुझे अब इनको नेतृत्व करना ही पड़ेगा, शरण देनी ही पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने सिपाहियों का अब साथ देना शुरू किया। ठीक है, अब ये विद्रोह मुगल बादशाह के नाम से चलाया जाने लगा था। शासक के समर्थन के बाद गंगा घाटे की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम के कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे, और इस तरीके से वो विद्रोह जो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी शुरू हुआ था, वो दिल्ली तक पहुंचने के बाद एक मुगल सम्राट के नाम पर कैसे तेजी से चला, पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये उस विद्रोह की एक छोटी सी छवि है 1857 के विद्रोह की। ठीक है, कैसे मारा काटा जा रहा है अंग्रेजों को। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये एक अंग्रेजी अफसर है, और भी यहाँ पे बहुत सारे ये बंदूकें ले रखे अंग्रेजी अफसर हैं। ऊपर में यहाँ पे नॉर्मली जो लोग हैं हमारे, ठीक है, यानी क्रांतिकारी टाइप में जो विद्रोही वगैरह थे, वो कैसे इनको मार रहे हैं। ठीक है, पीछे बहुत बड़ा एक सिपाहियों का जत्था है, कुछ पैदल हैं, हथियार ले रखे हैं। ठीक है, और हर एक धर्म के लोग आपको इसको देखने को मिलेंगे, हिंदू सिख मुस्लिम सब इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें सबसे मेन क्या था, बस हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। ठीक है, वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत भारत का विरोध, वो तो दूसरी बात है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया 1857 का विद्रोह जो मेरठ छावनी से शुरू हुआ था वो दिल्ली तक कैसे पहुंचा, और इस दौरान क्या क्या हुआ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देख लेंगे, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेजेंट द आर्गुमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रोड एंड स्टेट द सेंटर शुड बी पावरफुल। आइए देखते हैं, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड, इस संबंध में एडवांटेजेस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में दिया गया है वीर बहादुर पोकर का। ये कहते हैं माइनॉरिटीज जो है इंडिया में हर जगह है, इसीलिए हमें इसकी स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकली प्रिपरेशन के लिए हमें ये जरूरी है। ठीक है, और इन्हें हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। अपोजिशन में आयुध लेकर ये कहते हैं कि ये अंग्रेजों का एक तरीके का गेम है, जो कि हमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खा जाएगा। सरदार पटेल कहते हैं कि ये खून खराबे वाली राजनीति का एक हिस्सा है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। फिर स्टेट दी सेंटर शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो केस सेंटर क्या कहते हैं, केस सेंटर कहते हैं कि सेंटर को हम जितनी ज्यादा पावर देंगे, उसके बाद जितने ज्यादा बेसिकली सब्जेक्ट्स होंगे, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमें जो है कुछ फाइनेंशियल राइट्स जो है वो किसको देने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को देने चाहिए, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी के मामले में, हेल्थ इश्यू के मामले में, अदर फैसिलिटीज के मामले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सामने हाथ ना फैलाए। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पावरफुल हो, इस मामले में जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या आ जाता है, दूसरा पार्ट है कि हाउ डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 सेपरेट फ्रॉम मेरठ कंटेनमेंट टू दिल्ली, मेरठ से कैसे पहुंचा दिल्ली, क्या प्रोसेस रहा था। ठीक है, तो शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। पहले जो थी इन्फेंट्री ओनली जो थी इंडियन सोल्जर थी, फिर इसमें सेपरेट हुआ धीरे धीरे करके, इसमें कैलवरी एंड एंटायर सिटी में फैल गई थी पूरी तरीके से। ठीक है, इन्होंने आसपास के टाउन और सराउंडिंग जो एरियाज थे वहाँ के जो सैनिक थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने बेसिकली मारकाट करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद में फिर धीरे धीरे करके एक इनका जो जत्था था, एक सोल्जर था ग्रुप का, वो 11 मई को कहाँ पहुंचा, रेड फोर्ट को। कब, 11 मई को। ठीक है, जब 11 मई को पहुंचा, फिर कत्लेआम हुआ, तब यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने इसको नेतृत्व करने का वादा किया। बस कंप्लीट है। ठीक, अब आता है अगला, ध्यान से समझिएगा। 30 में क्या दिया गया, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है बच्चों।
निर्गुण भक्ति के प्रचारक के रूप में गुरु नानक जी की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। क्या ये कोई नवीन धर्म स्थापित करना चाहते थे? स्पष्ट कीजिए। यानी कि देखो, हमें क्या बताना है कि गुरु नानक जी की शिक्षाएं क्या हैं और क्या गुरु नानक जी कोई नया धर्म बनाना चाहते थे या नहीं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रचारक के रूप में गुरु नानक जी जिनको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, जो कि निर्गुण भक्ति के प्रचारक है, अर्थात इनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर की भक्ति का कोई मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग सिर्फ एक है, उनकी आराधना करो मन ही मन, बाहरी आडंबर को, हवन त्यागना, हवन वगैरह इन सभी को त्याग दीजिए। ठीक है, तो क्या है गुरु नानक जी की शिक्षाएं? पहली शिक्षा तो आपको समझ में ही आ गई, क्या? निर्गुण भक्ति के प्रचारक। इनके अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, कोई उनकी पूजा सामग्री या फिर कोई पूजा का एक ट्रेडिशन नहीं होता, कुछ भी, बस एक ही है, वो क्या है? मन के अंदर ईश्वर का जाप करना, बस। ठीक है, पहली शिक्षा ये हो गई। दूसरी शिक्षा, इन्होंने धर्म के जो बाहरी आडंबर हैं सभी को अस्वीकार किया, जैसे कि यज्ञ करना, अनुष्ठानिक स्नान करना, मूर्ति पूजन करना, कठोर तपस्या या फिर बलि देना, ये सभी क्या है? बाहरी आडंबर हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपनाए हुए हैं। ठीक है, साथ ही गुरु नानक जी ने हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ हैं इनको भी नकारा। इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ रब पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि पूरे चाहे आप मुस्लिम धर्म में रब की बात करो, हिंदू धर्म में भगवान की बात करो, इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। उपासना का एक इन्होंने सरल नियम बताया, क्या? ईश्वर का जाप करना, नाम का जाप करना, जो भी धर्म के अनुसार है। जैसे मुस्लिम धर्म में ईश्वर को कुछ और बोलते हैं, हिंदू में कुछ और बोलते हैं, बस उसका नाम का जाप करो। ये जो यज्ञ अनुष्ठान, स्थान, मूर्ति, कठोर तपस्या, बलि दे, तो ये गलत है। किसके अनुसार? गुरु नानक जी के अनुसार। इन्होंने अपने जो विचार थे उन्हें पंजाबी भाषा में एक शब्द के माध्यम से रखे थे। शब्द का मतलब अलग अलग राग में, जिससे लोग अच्छी तरीके से उनसे परिचित हो सकें। ठीक है, ठीक है। और साथ ही इन शिक्षाओं के अलावा इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने देखा कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, तो अपने गुरु पद पर इन्होंने किसे आसीन किया था? अंगद को, अपने अनुयायी के रूप में। ठीक है, और ये जो परिपाटी थी, ठीक है, सिख धर्म की, बाबा गुरु नानक जी के द्वारा जो ये शिक्षाएं दी गई थी, ये परिपाटी इनके जाने के 200 वर्षों तक ऐसी ही चलती रही। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन्होंने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया था। ठीक है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तब इसके बाद में एक नए धर्म की स्थापना की बात हो गई। नया धर्म भी नहीं कह सकते, बस समुदायों में बांट दिया था। कैसे? इनके अनुयायी यानी कि जो शिष्य थे, इन्होंने क्या किया था? गुरु नानक जी के विचारों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसमें से एक पार्ट हिंदुओं की तरफ चला गया और एक तरफ मुस्लिम की तरफ चला गया था। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे गुरुवाणी की बात आ जाती है, क्या? कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे बच्चों, अर्जुन देव जी। याद रखिएगा, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव जी। तो इन्होंने क्या किया था? बाबा गुरु नानक और उनके जो 4 उत्तराधिकारी थे, जैसे कि बाबा फरीद रविदास और साथ ही कबीर की वाणी, इन सभी का ना एक बहुत बड़ा संकलन किया आदि ग्रंथ साहिब में, जिसे क्या कहा जाता है? गुरुवाणी कहा जाता है। ठीक है, फिर गुरु ग्रंथ साहिब की बात आ जाती है। 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह ने, जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसी में शामिल कर लिया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसे बोलते हैं पवित्रों की सेना। और साथ ही इन्होंने सिखों के लिए 5 प्रतीकों का वर्णन किया था, जिसमें पहला था बिना कटे केस, कृपाण, कक्ष, कंघा, लोहे का कड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने माने थे। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे ना आपके बहुत से एमसीक्यू आपको कंप्लीट समझ में आएंगे। जैसे गुरुवाणी क्या है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है, ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब क्या है, गुरुवाणी किसे कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में किसका संकलन है, ठीक है, 9वें गुरु कौन है, ठीक है, और खालसा पंथ की नींव किसने डाली? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की बेसिकली मीनिंग क्या है? पवित्रों की सोना। 5 प्रतीक जो है सिख धर्म के, वो किसने बताया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्या है वो? ये सारे के सारे हैं। ठीक है ना, तो बहुत से एमसीक्यू भी आपके एक ही साथ कंप्लीट हो गए। ठीक है भाई, चलिए, इस तरीके से बाबा गुरु नानक जी के बारे में आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया। बाबा गुरु नानक जी की शिक्षाएं क्या है, तो ये आपकी कुल शिक्षाएं आती हैं। और हमें कैसे पता चलता है ये नया धर्म स्थापित करना चाहते थे? वो ये है, हालांकि इनके शिष्यों ने ऐसा किया था। ठीक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। प्रश्न क्या है? विजयनगर धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष तथा
विट्ठल मंदिर का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या समझाना है, विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं और विट्ठल मंदिर की विशेषताएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये दिया हुआ है हमारे अथवा में क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने लिया है विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, ये देखिए एक इमेज है जो कि आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर की इमेज है, जो कि वर्तमान में भी आपको जो राज्य के उसे मुझे नाम याद नहीं, लेकिन आपको ये साउथ में देखने को मिल जाएगा अभी के टाइम। ठीक है ना, ये वाला मंदिर। ओके, जो कि आकाश से लिया गया फोटो है किसका, विरूपाक्ष मंदिर का। ठीक है, देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो देवता हुआ करते थे विरूपाक्ष देवता, ठीक है, इनको राज्य का संरक्षक माना जाता था, साथ ही इन्हें शिव का स्वरूप भी माना जाता था। ठीक है, क्या माना जाता था इन्हें, राज्य के रक्षा देवता के मामले में भी और शिव का रूप माना जाता है विरूपाक्ष को। आज भी अगर हम यहाँ पे जाके देखें साउथ में इस मंदिर में, तो विरूपाक्ष मंदिर में हर साल धूमधाम से जो विवाह है विरूपाक्ष विवाह ये मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिकली मातृ देवी थी, ठीक है, जिनका नाम था पंपा देवी। ठीक है, तो मातृ देवी पंपा देवी ने विरूपाक्ष जी को अपना पति स्वरूप पाने के लिए यहाँ की जो पहाड़ियां थी वहां पे तप किया था। ठीक है, तो इसीलिए जब इनका विवाह हुआ तो उस विवाह को आज वर्तमान में भी साउथ के इस मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विजयनगर के शासक जो थे, इन्होंने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। अर्थात जो लोग भी इनके शासन के सीमा में रहते थे वो कहते थे कि हमें भगवान विरूपाक्ष ने भेजा है तुम पर शासन करने के लिए। ठीक है, सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ में एक शब्द लिखा होता था जिसे बोलते थे श्री विरूपाक्ष, जिससे ये लगता है कि ये आदेश भगवान की तरफ से आपके शासक ने भेजा है, जब ये शब्द लिख दिया जाता था। ठीक है, ये जो मंदिर था विरूपाक्ष मंदिर, इसका निर्माण कई शताब्दी में हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे अधिक बड़ा किया गया था। अब विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट लिख देने हैं। जैसे कृष्णदेव राय के बारे में लिखेंगे, मुख्य मंदिर के सामने जो एक मंडप बना हुआ है, ये कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। कब, जब ये राजगद्दी पे बैठ रहे थे तब। ठीक है, साथ ही राजगद्दी पे बैठने के बाद में अपने आप को धर्म से जोड़ने के लिए इन्होंने इस मंदिर का जो पूर्वी गोपुरम है, पूर्वी जो प्रवेश द्वार है, उसकी भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, बाकी चाहे विट्ठल मंदिर की बात कर लो, चाहे आप विरूपाक्ष मंदिर की बात कर लो, दो पॉइंट आपको सेम लिख देने हैं। क्या, सभागार का प्रयोग और अन्य सभागारों का प्रयोग। सभागार का प्रयोग होता था विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, जैसे कि देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती थी, वहां पे संगीत होता था, नृत्य होता था, नाटक जैसे कार्यक्रम होते थे देवताओं के मामले में, देवी देवताओं के मामले में। अन्य सभागारों का प्रयोग होता था बच्चों देवी देवताओं के विवाह उत्सव मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए, उन्हें झूला झुलाने के लिए, साथ ही इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का इस्तेमाल होता था। ये चीजें हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट, सभागारों का प्रयोग और अन्य सभागारों का प्रयोग, ये आप जो विट्ठल मंदिर है, विट्ठल मंदिर, इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, अब अगर आपसे केवल और केवल सेपरेट 8 नंबर में विरूपाक्ष मंदिर के बारे में विशेषता आएगी, तो आपको ये सभी के सभी जो मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट आपको समझाए है ना, 8 पॉइंट पूरे के पूरे ये लिख देंगे। ठीक है, बट याद रखो जब आपके सामने दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, अर्थात विरूपाक्ष मंदिर भी, एक सेकेंड कहां जा रहा है, विरूपाक्ष मंदिर भी और विट्ठल मंदिर भी, जब दोनों एक साथ आएंगे तो आपने क्या करना है, ज्यादा नहीं, विरूपाक्ष मंदिर के ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट और विट्ठल मंदिर के ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट बस। लेकिन 8 नंबर सेपरेट करके आएगा तो आपको इसने पूरा लिखना है। ठीक है, समझ गए बढ़िया तरीके से। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, अब बात करते हैं, अरे कहां चला गया विट्ठल मंदिर, ये रहा विट्ठल मंदिर। तो विट्ठल मंदिर के बारे में छोटी सी बात है बेसिकली। ठीक है, विट्ठल मंदिर, और विट्ठल मंदिर का भी एक इमेज मैं आपको भी दिखाता हूँ, आपकी किताब में ही दिया गया है विट्ठल मंदिर के बारे में भी। ठीक है, अभी दिखाता हूँ, ये रहा देखो, ये एक विट्ठल मंदिर का वो मंदिर का रथ है, बेसिकली रथ वाला मंदिर है। ठीक है, विट्ठल मंदिर का रथ। आइए देखते हैं क्या है। विट्ठल बेसिकली ये प्रमुख देवता थे, कहां पर, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पूजे जाते थे। ठीक है, जो कि किसके रूप माने जाते, विट्ठल विष्णु जी के रूप माने जाते। ठीक है, इन देवता की पूजा महाराष्ट्र से होकर धीरे धीरे करके कर्नाटक में भी फैल गई। ठीक है, जो कि विजयनगर का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, अब जैसे जैसे विरूपाक्ष मंदिर में सभागारों का प्रयोग होता था और अन्य सभागारों का प्रयोग होता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी सभागारों का प्रयोग होता था उन्हीं माध्यम से।
ठीक है, जो अभी हमने 2 पॉइंट देखे ना आपके ये वाले, सेम 2 पॉइंट आपको यहाँ पे भी लिख देने हैं, यही वाले। ठीक है, इसमें रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर है। विट्ठल मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पे विट्ठल मंदिर तो है ही, बल्कि एक रथ के आकार का बहुत ही अनूठा मंदिर है, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे रथ गलियां हैं। रथ गलियों का उपयोग क्यों होता है? रथ गलियों का उपयोग होता है मंदिर परिसर जो थे, इनकी चालती व्यवस्था थी रथ गलियां। कैसी? रथ गलियां जो थी ये मंदिर के गोपुरों में सीधी रेखा में जाती थी, और इन गलियों का फर्श फर्श जो था वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था, और इसके दोनों तरफ स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकान वगैरह लगाए गए थे। जैसे आप कभी मंदिर जाते होंगे तो मंदिर के बीच में जो गली पड़ती है उस दौरान इसके लेफ्ट राइट में दुकानें होती है, तो ये उसी का एग्जांपल है रथ गलियों। ठीक है, पक्की होती है ये चीजें। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में सारे पॉइंट आपको समझ में आए, और फिर यहाँ पे विट्ठल मंदिर के बारे में। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो। ठीक है भाई, तो बाबा गुरु नानक जी की शिक्षाएं, ठीक है, और ये एकदम स्थापित नहीं करना चाहते थे। विजयनगर में विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं, विट्ठल मंदिर की विशेषताएं इंग्लिश में देख लेंगे। तो लाइट ऑन द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक जी एज ए लेक्चर ऑफ निर्गुण भक्ति, डिड दे वेंट टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिलीजन एक्सप्लेनिंग, मतलब एक्सप्लेन बेसिकली। ठीक है, तो टीचिंग्स क्या है गुरु नानक देव की? ठीक है ना, तो पहले तो ये निर्गुण भक्ति के प्रचारक हैं, वो आ जाएगा यहाँ पे, बाकी ये आ जाएंगे। ठीक, और उसके बाद में जो बात हमने आगे की थी गुरुवाणी की, गुरु ग्रंथ साहिब की और बाकी के पॉइंट की, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाना है विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर के सारी विशेषताओं के बारे में। तो पहले विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं बता देंगे। यहाँ पर जो देवता थे ये प्रोटेक्टर माने जाते थे स्टेट के, साथ ही इन्हें शिवा माना जाता था। ठीक है, यहाँ पे विरूपाक्ष टेम्पल में हर साल इनके जो मैरिज है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। विजयनगर के जो रूलर थे ये कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि हम विरूपाक्ष भगवान की तरफ से शासन करने के लिए आए हैं। सभी के सभी जो बेसिकली रॉयल ऑर्डर्स होते थे उन पे श्री विरूपाक्ष लिखा हुआ होता था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने यहाँ पे क्या क्या कार्य किए थे वो आप देख सकते हैं। बाकी ऑडिटोरियम एंड जो यूज ऑफ अनदर ऑडिटोरियम छोटे छोटे थे उनका कैसे उपयोग होता था वो बता देंगे। और विट्ठल मंदिर के बारे में भी ये 2 पॉइंट आ जाएंगे आपके, और आगे थोड़ा सा 2 पॉइंट और अलग हो जाएंगे, जिसमें एक आपको अदर टेम्पल्स की बात कर देनी है और एक जो चैरिट स्टेट थे इसकी बात कर देनी, बस सिंपल है। ठीक है ना, विट्ठल जो थे वैष्णव के माने जाते थे बेसिकली, क्या बोलते हैं, अवतरण, और महाराष्ट्र जब पूजे जाते थे धीरे धीरे करके कर्नाटक पहुंच गए थे, बहुत तरीके से फैल रहे थे ये चीजें हैं। ठीक है, तो आई होप इन 40 मिनट के अंदर आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। क्या? ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज के इस सेशन का हमारा खंड नंबर जो सी था जिसमें 8 नंबर के 3 क्वेश्चन थे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आएगा खंड नंबर डी जिसमें 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे सोर्स बेस्ड केस स्टडी वाले। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है फिर हमें इसका आगे आंसर देना। तो दिया गया है यहाँ पे माता की सलाह के बारे में। ठीक है, तो माता की क्या सलाह थी, किसे थी, आइए समझते हैं। माता की सलाह के बारे में है, महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध करने की देखी। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोधी आदमी को लाभ से दूर खदेड़ ले जाते हैं। इन दोनों शक्तियों को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म और ना अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही युद्ध करने वालों को प्रसन्नता होती है। युद्ध में अंत में सफलता मिले यह जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मन को युद्ध में लिप्त में नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने माँ की एक नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। माँ की बात सही साबित हुई। ठीक है, तो ये माता की सलाह है तब जब महाभारत शुरुआत होने वाली थी। तो दुर्योधन जब युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था तब गांधारी ने उसे अपने पास बुलाया, बेटा युद्ध मत करो, ठीक है, तुम
पांडवों के साथ में रहो और तुम भी पूरे सुख भोग सकते हो, लेकिन मती मारी गई थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, गांधारी कहती हैं जब बाद में मृत्यु हो जाती है, मेरे बेटे की तो मती मारी गई, तो फालतू में लड़ने चला गया, मैंने रोका था उससे लेकिन माना नहीं, है ना। ये चीज है। क्वेश्चंस क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, उपरोक्त विवरण में किसने और किससे विनती की थी। तो किसने की थी, जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया, होना ही होना है, तो गांधारी ने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध करने की विनती की। युद्ध ना करने की या करने की, जैसा दिया उस हिसाब से, ठीक है। महाभारत काल में माताएं महत्वपूर्ण थी, कथन के संदर्भ में उदाहरण दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, जब महाभारत काल चल रहा था उस समय माताएं महत्वपूर्ण थी। कैसे, सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं सैकड़ों हजारों जगह पर, कहीं एक जगह दो जगह महाभारत काल में माताएं भी इंपॉर्टेंस रखती थी। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि माता गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को समझाते हुए युद्ध के बारे में क्या तर्क दिए और क्या दुर्योधन ने उसे समझा। माता गांधारी ने अपने पुत्र को क्या कहा, बेटे युद्ध में किसी का शुभ नहीं होता, ना तो धर्म मिलता है, ना ही तो अर्थ मिलता है, ना प्रसन्नता होती है, अंत में सफलता मिल भी जाए तो भी कोई मैटर नहीं करता, मन को शांति नहीं मिलती। इसीलिए अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। लेकिन दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, वो युद्ध लड़ा और फाइनली हार गया। ठीक है, तो ये 31.3 ये आपका बेसिकली क्वेश्चन था। यहाँ पे हम कहें तो 3 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का था। ठीक है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो माता की सलाह के बारे में आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली यहां से देख लेंगे, मदर्स एडवाइस टू द दुर्योधन कि आप युद्ध करने के लिए मत ही जाओ, है ना। ये पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़िए और ये दिया गया, यहाँ से इन सभी को पढ़ सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, वो रिक्वेस्ट whom इन अबव डिस्क्रिप्शन, तो कौन करता है, बेसिकली गांधारी जो रिक्वेस्ट करती है his eldest son that is दुर्योधन। ठीक है, mothers were important in महाभारत period, that is right, write an example in the context of statement, that is कि सातवाहन जो किंग्स थे इनको एड्रेस किया जाता था उनके मैटरनल नेम्स थे, उनकी माताओं के नाम से। ठीक है, what arguments did माता गांधारी present regarding the war considering her son, what else did दुर्योधन understand in them। ठीक है, तो कैसे किया, पढ़ लीजिए इसको सिंपल सा। ठीक है, 32 की बात करेंगे, यहाँ पे 17 1943 इसकी बात कही गई है। देखते हैं क्या दिया गया है। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए थे। ठीक है, ब्राह्मणवादी आंदोलन ने। ठीक है, 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दलों, जैसे हम ग्राम इकाई बोलते थे, इनके साथ मिलकर प्रति सरकार यानी कि समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। उन्होंने जन आंदोलनों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए। ठीक है, कुणबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकार दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बाद 1946 के चुनावों तक चलती रही। ये चीजें दी गई। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया गया कि 19वीं शताब्दी के आखिर में जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो अभी हमने देखा गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन। 1930 में प्रति सरकार की स्थापना कहां पर हुई थी। तो 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने क्या किया था, जो एक सेकेंड, हाँ महाराष्ट्र में सतारा जिले में हुआ था बेसिक। ठीक है, उसके बाद इन्हीं दो तरीकों के द्वारा समझाइए भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में जन आंदोलन था। ये वैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट समझाने हैं। तो आइए देखते हैं क्या 2 पॉइंट रहेंगे आपके। देखिए, आंदोलन जब शुरू हुआ तो गांधी जी को हर बार की तरह इस बार गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन देश भर में जो युवा थे, कार्यकर्ता थे, ये हड़ताल करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। तो इससे पता चलता है कि ये एक मतलब कि हाँ ये जन आंदोलन था। ठीक है, साथ ही इस आंदोलन में लाखों की संख्या में आम हिंदुस्तानी शामिल थे। ठीक है, युवाओं ने कॉलेज को छोड़ दिया था, जेल का रास्ता अपनाया था। ठीक है, टीचर्स ने विद्यालय में पढ़ाना छोड़कर इसमें भाग ले रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो इनसे पता चलता है कि हाँ भाई, ये भारत छोड़ो आंदोलन वाकई में
सही मायनों में एक जन आंदोलन रहा था। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया इस मामले में। चलिए इंग्लिश में आ जाएगा सतारा 1943, और इसको अगर आपने पढ़ना है तो आपके सामने ये पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। सिंपल है, आप इसे इजीली यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कंप्लीट। आगे 32.1 की बात करेंगे। द एंजियल मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन द लैंडरिज्म वाज लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century when, मतलब what, that is non-Brahminical movement. And 32.2, that is where was the opposition government established in 1930, that is Maharashtra along with Satara district of Maharashtra. ठीक है, उसके बाद में explain with the help of any four arguments that the Quiet India movement was a mass movement in truth. ठीक है, बहुत दिए गए हैं, मैंने 3 बता दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे 2 पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना, 2 पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। कंप्लीट है। आगे एक और शोध दिया हुआ है बच्चों कॉलिन मैकेंजी के बारे में। आइए देखते हैं कॉलिन मैकेंजी के बारे में क्या दिया गया है। कॉलिन मैकेंजी 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षण तथा मानचित्र के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वे जनरल बनाया गया था। 1821 में अपनी मृत्यु के बाद वे अपनी मृत्यु तक अपने पद पर बने रहे थे। ठीक है, वही तो को मृत्यु के बाद कैसे बने रहेंगे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित जितनी स्थानीय परंपराएं थी इनका संकलन किया और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने वाले पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से कॉलिन मैकेंजी को विश्वास हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनको स्थानीय लोगों और कबीलों के बारे में जो जानकारी उसमें मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से नहीं मिली। ठीक है, और हम इनके माध्यम से, यहाँ के लोगों के माध्यम से कानूनी रीति रिवाज, संस्था, हर एक मामले में जानकारी प्राप्त कर सकते। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? तो भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉलिन मैकेंजी 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता थे, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार थे। 1815 में उन्हें भारत का सर्वे जनरल बनाया गया था। 1821 में अपनी मृत्यु तक वो अपने पद पर बने रहे थे। ठीक है, मैकेंजी ने विजयनगर साम्राज्य के पुनः खोज का प्रयास किस प्रकार किया? तो कैसे किया था उन्होंने? भारतीय इतिहास से संबंधित जो स्थानीय परंपराएं थी इनका संकलन किया तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण आरंभ करना किया और साथ ही सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार किया। ठीक, आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन किस प्रकार उपयोगी था? क्योंकि विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा थे, अभी भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाएं कानून रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती है वर्तमान के टाइम। ठीक है ना, तो ये बातें थी। तो 33 पॉइंट वाला ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कॉलिन मैकेंजी कौन था, कैसे प्रयास किया और किस प्रकार इसने अध्ययन कैसे बनाया, ये चीजें। कॉलिन मैकेंजी इन इंग्लिश, इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो, ये आपके सामने पॉइंट दिए गए हैं। ठीक, आगे देखेंगे हु वाज कॉलिन मैकेंजी। तो भाई कौन था कॉलिन मैकेंजी? ये रहे कॉलिन मैकेंजी के बारे में सारी की सारी बातें। ठीक, उसके बाद में हाउ मैकेंजी ट्राइड टू रीडिस्कवर द विजयनगर एम्पायर। तो कैसे ट्राई किया? एंड हाउ वाज द स्टडी ऑफ द विजयनगर एम्पायर यूजफुल टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे है वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों बस 5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद मैप हो जाएगा, देन हमारा ये सेशन आज का कंप्लीट। देखते हैं सेक्शन नंबर ई में दिया गया बच्चों मैप वाला क्वेश्चन। और एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैप वाला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पता है कैसे आएगा? वो क्वेश्चन नॉर्मली इस तरीके से आएगा, आपसे कोई जो है 3 पूछे जाएंगे बौद्ध स्थल, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है, 3 बौद्ध स्थल, 3 हड़प्पा स्थल, इस तरीके से अंकित किया हुआ आएगा, यानी कि लोकेट किया हुआ आएगा, आपको पहचानना होगा कहाँ कहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर का ऐसा आएगा जो नाम दिया जाएगा, नॉर्मली नाम होगा, विशेषता नहीं होगी, बस नाम होगा, उसके आधार पे आपको अंकित करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है 34.1, आपको भारत के दिए मानचित्र पर 3 प्रतीकों के द्वारा पता लगाना है। सबसे पहला भारत बुद्ध धर्म से संबंधित राज्य है। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल है, मैसूर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र है
और चौरी चौरा आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये सभी कहां पर है। ये हमें लेवल करना है। ठीक है, और ए बी जो है ना, ए बी 34.2 में इसमें क्या समझाना है, क्या पहचानना है, 1857 के विद्रोह के केंद्र के रूप में जो ए बी अंकित किया गया है, हमें उसे पहचानना है। ठीक है, देखते हैं अंकित कहाँ पे है। ये रहा, देखो पहले अंकित वाले जो है ना वो देख लेते हैं। एक ये अंकित दिया हुआ है यहाँ पे और एक दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है, दोनों के दोनों, ए है दिल्ली और बी है आपका बम्बई। ठीक है, ए क्या है आपका, ए दिया हुआ है बच्चों दिल्ली और बी है आपका बम्बई, यानी कि ये बी आ जाएगा। ठीक है, ए क्या है दिल्ली और बी है आपका बम्बई, यही है ना। हाँ बम्बई है बेसिकली, उस समय से बम्बई बोलते थे, मुंबई तो बाद में बोला, ऐसे नाम चेंज किया जाओ। ठीक है, अब भरहुत वगैरह ये चीजें कहाँ हैं, तो भरहुत की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भाई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल, तो भरहुत कहाँ पे है, ये वाला जो एरिया बच्चों इसको बोलते हैं भरहुत। ये क्या है, ये है भरहुत। ठीक, ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा वाला क्या दिया हुआ बच्चों, दूसरा है हड़प्पा पाकिस्तान में स्थल है ना। तो हड़प्पा कहाँ है भाई, हड़प्पा है आपका इस वाले एरिया पे। ठीक है, मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है, हाँ वहीं पे है। ठीक है, तो हड़प्पा क्या है भाई, ये जो है यहाँ पे आ जाता है हड़प्पा, इस वाले गोले वाले की जगह पे है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका हड़प्पा। ठीक, तीसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, तीसरा है मैसूर, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र। तो मैसूर कहाँ है भाई, मैसूर दिया हुआ है कर्नाटक में, यानी कि ये आपको दिख रहा है ना ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, केरल में नहीं, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटक में। और ये इसका नाम क्या है, नाम है मैसूर, तीसरे वाले के लिए। और तीसरे में एक ऑप्शन दिया गया था हमारा, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था चौरा चौरी, है ना। हाँ, चौरा चौरी आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है। तो कहाँ पे है चौरा चौरी भाई, चौरा चौरी यूपी में है। ठीक है, यूपी में यहाँ पे है, और यहीं पर सारनाथ भी है। ठीक है, यहाँ पे है चौरा, ठीक, ओके, और चौरी, ये चीज है। ठीक है भाई, तो ये हो गया है आपका यहाँ पे पूरा का पूरा मैप कंप्लीट। ठीक है बच्चों, ओके, वेल 1 घंटा हमारा अराउंड हो चुका है। बट हाँ, इस 1 घंटे में आई नो वेरी वेल कि आपकी हिस्ट्री की अब जो तैयारी है बोर्ड के पेपर के लिए, मेरी तरफ से तो बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, अभी केवल आपको एक ही पेपर में नहीं करवाया, तभी इतनी तैयारी हुई है। सोचिए, अभी हम आपके लिए 4 से 5 और भी पेपर लेके आएंगे, 4 से 5 पेपर और लेके आएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी नेक्स्ट लेवल तक की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बस क्या कीजिए, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।